हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के इस एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को शब्द जो है पूरा ख़त्म कर दूँगा। यह हमारा सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और यह सभी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 10th के हो या फिर 12th क्लास के हो या फिर और भी किसी क्लास के हो। उन सभी लोगों के लिए जो ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और सबसे पहले जो हम लोग शब्द की परिभाषा को जो है समझेंगे। इसके पहले वीडियो में हिंदी व्याकरण का, उसमें मैं आप लोगों को वर्ण पढ़ाया था। वर्ण में मैं आप लोगों को बताया था कि जो हमारी मूल ध्वनियाँ हैं, ठीक, या जिसके हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है कि वर्ण होता है। जैसे क हो गया, हमारा ख हो गया। इसके अलावा जो हम लोग स्वर पढ़ते हैं अ आ, छोटी बड़ी, मतलब जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन हैं वही हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, ठीक। या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और इन्हीं के मेल से इन्हीं लोगों को, यानी कि जो हमारे वर्ण या ध्वनियाँ हैं, इनको मिलाते हैं और इनके सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द बनते हैं। जब ये वर्ण नहीं रहेंगे तो हमारा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगा, शब्द नहीं बन पाएगा। तो वर्णों के मेल से हम क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। तो शब्द की परिभाषा में दिया गया है कि वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। यानी कि जो हमारे वर्ण थे क ख ग घ अ आ, ये जितने भी हमारे वर्ण हैं और जो अक्षर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो इनको मिलाने से या इनके समूह से जो शब्द बनता है और जिनका कोई अर्थ निकलता है तो हमारा शब्द होता है। शब्द की रचना हम लोग कैसे करते हैं, तो दो तरीके से करते हैं, एक ध्वनियों से और उसके अर्थ के मेल से। मतलब जो ध्वनि यानी कि हम जो भी वर्णों को मिलाएं उससे शब्द का रचना होता है, और प्लस में अगर उन वर्णों को हम मिला रहे हैं तो उनका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे यहाँ पर हम पुस्तक शब्द लिखें तो पुस्तक क्या है कि वर्णों के मेल से बना है, लेकिन पुस्तक का एक कोई अर्थ निकल रहा है कि हाँ पुस्तक मतलब एक किताब हो गया। लड़का है तो लड़का एक शब्द है, तो लड़का से जो एक बालक, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। पेन है तो पेन से कलम है, उसका हमको जानकारी मिल रहा है। तो यानी ये सारे शब्दों का क्या है, कोई ना कोई अर्थ है। तो याद रखना है कि शब्दों की रचना दो तरीके से होगा, ध्वनि से और अर्थ के मेल से होता है। या फिर कहा जा रहा है कि एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा हम लोग अपने तरीके से बना भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि वर्णों या अक्षरों के समूह को, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या फिर एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक। तो ये शब्द का परिभाषा था। बाद में आगे जो है चलेंगे हम लोग, तो इसमें ध्यान देना है हम लोग को पद के बारे में। जैसा कि हम लोग पद पढ़ते हैं कि पद क्या होता है, और शब्द भी हम लोग जानते हैं कि शब्द क्या होता है। तो पद और शब्द में अंतर यह है कि शब्द क्या होता है कि वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन पद में क्या होता है कि जब कोई शब्द होता है, जैसे मान लीजिए हम कलम एक शब्द लिए, ठीक, कलम एक शब्द लिए और इस कलम शब्द को हम क्या किए कि वाक्य में प्रयोग कर दिए, यानी वाक्य में डाल दिए। तो जब कोई शब्द को हम लोग वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द क्या हो जाता है, वहां पर पद बन जाता है। वहां पर हम वो शब्द को शब्द नहीं कहते हैं। जैसे कलम को हम वाक्य में प्रयोग कर दिए कि यह मेरा कलम है, एक वाक्य बना दिए, तो कलम यहाँ पर क्या हो गया, एक पद के रूप में कार्य करता है। तो याद रखना है कि पद होता है कि किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो पद बनेगा, और शब्द क्या होता है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर यह आ रहा है कि शब्द विचार का वर्गीकरण, मतलब कि शब्दों का हम लोग भेदों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग वर्ण में पढ़े थे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। लेकिन शब्दों का वर्गीकरण हम लोग जो है क्या करते हैं, चार भागों में बांट कर करते हैं। चार भाग कौन कौन से होता है, देख, होता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद या शब्द विचार। दूसरा होता है बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द विचार। तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। और चौथा होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार। यानी हम चार आधार पर जो है शब्द के भेद का वर्गीकरण करते हैं, ठीक। ऐसे डायरेक्ट हम शब्दों के भेद को नहीं पढ़ते हैं कि शब्द के चार भेद है तो शब्द के पांच भेद है, नहीं।
शब्दों के अगर हमको भेद पढ़ना है तो उसका वर्गीकरण करना होता है। तो वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में। अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर जिसको रचना के आधार पर बोलते हैं, प्रयोग के आधार पर जिसको जो रूपांतरण के आधार पर बोलते हैं सॉरी, और उसके बाद जो उत्पत्ति के आधार पर जो हम लोग शब्द के भेद को पढ़ते हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग इन सारे जो है वर्गीकरण के भेदों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है, प्रकार मतलब कि जो शब्द का वर्गीकरण है वो है अर्थ के आधार पर, ठीक ना। अर्थ के आधार पर जो है सबसे पहला जो है अर्थ के आधार पर जो है भेद बताया गया है, जिसमें पहला नंबर है अर्थ के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद है? तो 2 भेद है। पहला है कौन सा? तो सार्थक शब्द है, और दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द है, ठीक। तो सार्थक शब्द और दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द है। तो सार्थक और निरर्थक होता क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। अर्थ के आधार पर जानना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होंगे, एक सार्थक होगा और दूसरा क्या होगा? निरर्थक होगा। अब समझेंगे हम लोग कि सार्थक और निरर्थक क्या होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, पहला सार्थक हो गया और दूसरा निरर्थक हो गया। अब सार्थक और निरर्थक क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सार्थक मतलब होता है सही, ठीक। सार्थक मतलब होता है सही, यानी जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जो मतलब कि शब्द का कोई सही अर्थ हो। और निरर्थक मतलब क्या होगा? गलत, जिसका कोई, या वैसा शब्द जिसका कोई जो है सही अर्थ या निश्चित अर्थ ना हो। तो सार्थक का परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? तो सार्थक शब्द का परिभाषा होगा कि वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता है वो हमारा सार्थक शब्द कहलाता है, ठीक। जैसे में हो जाएगा माता पिता, घर, मंदिर, ये सब हमारे क्या है? सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द की बात करेंगे तो निरर्थक मतलब क्या होता है कि गलत होता है। इसमें याद रखना है कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो वो हमारा निरर्थक शब्द कहलाता है, जैसे खाना वाना, रोटी वोटी, चाय वाय, हल्ला गुल्ला आदि। सार्थक और निरर्थक में आप लोगों को समझ में आ गया। सिंपल सा केवल ये समझना है कि जब कोई शब्द का अर्थ निकलता हो तो उससे सार्थक शब्द कहेंगे, और जब कोई शब्द का कोई अर्थ ना निकलता हो तो उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहेंगे। निरर्थक शब्द में थोड़ा सा बात ये आप लोग को जानना है कि इसका प्रयोग हम लोग हिंदी व्याकरण में नहीं करते हैं। निरर्थक शब्द का जो प्रयोग हो गया वो हिंदी व्याकरण में नहीं होता है, ठीक ना। हिंदी व्याकरण में नहीं होता है, लेकिन जब हम इन निरर्थक शब्द को सार्थक बना लेते हैं तब इसका जो है हिंदी व्याकरण में प्रयोग होता है। जैसे खाना, खाना क्या है? एक हमारा सार्थक शब्द हो गया, लेकिन उसके साथ क्या कर दिए? वाना जोड़ दिए, तो वाना निरर्थक शब्द है। हम क्या किए? निरर्थक को सार्थक बनाए हैं। उसी तरह रोटी वोटी है, तो रोटी एक सार्थक शब्द है, लेकिन वोटी क्या है? निरर्थक शब्द है। तो इनको हम साथ मिला दिए तो सार्थक शब्द हो गया, तो इनको जोड़ दिए। तो निरर्थक शब्द को सार्थक कब बनाएंगे? जब उनके साथ हम सार्थक शब्द को जोड़ेंगे, ठीक। तो आप लोग को बात समझ में आ गया सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होता है। इसी तरह आगे चलेंगे तो हमारा शब्द के भेद का दूसरा वर्गीकरण है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द का कितना भेद होता है? तो 3 होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बनावट के आधार पर बोलते हैं। रचना को ही क्या कहते हैं? बनावट के आधार पर बोलते हैं। रचना को ही क्या कहते हैं? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द का भेद कितना है? तो 3 है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। रचना के आधार पर याद रखना है कौन कौन से शब्द होते हैं। तो ऋण शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग ऋण शब्द होता है। अब एक एक करके हम लोग इसको परिभाषा को समझेंगे कि ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण क्या होता है। तो ऋण शब्द जो है इसको हमको समझना है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं, और ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी रूढ़ शब्द में हमको ऐसे समझना है कि वैसा शब्द, रूढ़ शब्द में याद रखना है कि वैसा शब्द जिनका खंड या टुकड़ा करेंगे तो उनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे में हम आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर इतना सारा शब्द लिखा गया है, इनमें से कोई एक शब्द ले रहे हैं। जैसे कमल शब्द है, ठीक। कमल शब्द है, कमल शब्द को हम लोग ले लिए, कमल शब्द को हम लोग ले लेते हैं और इसका हम लोग क्या करते हैं? संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो संधि विच्छेद करेंगे या खंडन करेंगे तो क धन म धन ल हमको मिलेगा, ठीक। ये 3 मतलब कि हमें अक्षर मिला या ध्वनि मिला खंडन करने पर। अब प्रत्येक खंड का अगर हम अर्थ देखना चाहेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क का कोई अर्थ नहीं है, म का कोई अर्थ नहीं है, ल का कोई अर्थ नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऋण शब्द हो जाएगा। यानी वैसा शब्द जिनका खंड या टुकड़ा करने पर
प्रत्येक खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वह हमारा ऋण शब्द होगा, या प्रत्येक खंड क्या हो जाएगा, वो निरर्थक हो जाएगा। ठीक, तो यह हमारा जो क्या हो जाएगा, ऋण शब्द हो जाएगा। इसके बाद अगर इसके हम उदाहरण को देखेंगे तो जय, कमल, रोटी, विद्या, सागर, रूप, ये सब क्या है, ऋण शब्द है। इसके बाद अगर हम इसका यौगिक शब्द यानी दूसरा प्रकार को देखेंगे तो ऋण का क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा। यौगिक में क्या होगा कि अगर हम कोई शब्द को ले रहे हैं, जैसे मान लो हम ले लिए विद्यालय को ले लिए, ठीक, विद्यालय एक फेमस शब्द है, कई बार इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो विद्यालय जो है इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, विद्या मिलेगा और धन आलय मिलेगा, विद्या धन आलय। तो विद्या जिसका अर्थ हम लोग को मालूम है कि ज्ञान होता है, ठीक, विद्या मतलब होता है ज्ञान, और आलय मतलब होता है क्या, घर होता है या आवास होता है, मतलब घर का यह पर्यायवाची है। तो आलय का हम लोग को मतलब मिल गया, विद्या का हमको मतलब मिल गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यालय यानी विद्या का घर। तो विद्या का घर कौन है, विद्यालय है। तो इसका क्या है, मतलब निकला, मतलब खंडन करने पर, टुकड़ा करने पर इसका क्या है कि एक अर्थ निकल रहा है, हमारा मतलब निकल रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द होगा। यानी ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हो वे शब्द क्या होते हैं, हमारे यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, देवालय देव धन आलय, देशभक्त देश धन भक्त, हिमालय हिम धन आलय, ये सब जितने भी हमारे शब्द है ये क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे। यानी प्रत्येक खंड का क्या होगा, मतलब कि खंडन करने पर उसका कुछ ना कुछ अर्थ जो है वो निकलेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम योगऋण शब्द की बात करेंगे तो योगऋण जो है ये क्या होता है, हमारा योगऋण शब्द, योगऋण शब्द जो है ना यौगिक शब्द की तरह ही होता है, लेकिन वो क्या करता है कि अपना साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। ठीक, जो है यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द तो अपना प्रत्येक शब्द का खंडन करते हैं तो खंडन करने के बाद जो उसका अपना अपना अर्थ निकलता है, लेकिन योगऋण क्या होता है, यौगिक शब्द नहीं होता है, लेकिन इसमें अपने साधारण अर्थ को छोड़कर वो विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे कह रहा है यहाँ पर कि ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्द के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं तो वे शब्द योगऋण शब्द कहलाते हैं। यानी कि इसमें दो शब्द का योग बनेगा, उसका जो अपना अर्थ रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, एक विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, योगऋण शब्द कहेंगे। जैसे दशानन, तो 10 मुख वाला अर्थात रावण, दशानन जो है 10 मुख वाला, तो 10 मुख वाला जो है वो किसका प्रयोग किया गया, तो केवल रावण जी के लिए यानी रावण के लिए। लंबोदर जो है, लंबोदर, तो लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, तो लंबा पेट वाले के लिए, लंबा पेट वाला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लंबोदर किसको कहते हैं, तो गणेश जी को कहते हैं, गणेश भगवान को। तो लंबोदर जो शब्द हो जाएगा वो केवल हम विशेष किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, स्पेशल तो गणेश भगवान के लिए। ऐसे ही पंकज है, तो पंकज यानी पंक मतलब होता है कीचड़, और जो मतलब होता है जन्मा, यानी कीचड़ में जन्मा, तो कमल का फूल अर्थात कमल का फूल। लेकिन कीचड़ में और भी कई सारे मतलब के कीड़े मकोड़े फितेंगे ये सब जितने भी जन्म लेते हैं, लेकिन हम उनको पंकज नहीं कहते, विशेष किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो कमल के फूल के लिए। तो याद रखना योगऋण शब्द में कि वैसे यौगिक शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं तो उसे हम लोग योगऋण शब्द कहते हैं। तो योगऋण, यौगिक और ऋण शब्द ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो रचना और बनावट के आधार पर ये शब्द के भेद होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगला शब्द के वर्गीकरण को, तो वो है प्रयोग अथवा रूपांतरण के आधार पर शब्द का भेद। प्रयोग अथवा रूपांतरण के आधार पर शब्द का भेद कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक, प्रयोग अथवा शब्द के आधार पर प्रयोग अथवा रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद कितना होता है, तो 2। कौन कौन है, तो एक हो गया विकारी शब्द और दूसरा क्या हो गया, अविकारी शब्द। ठीक, विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब ये क्या होता है इसको हम लोग को समझना है कि विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं, तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, विकारी और अविकारी को अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे हम लोगों को जब हम लोग हिंदी ग्रामर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा, तो इसलिए हमको विकारी और अविकारी को अच्छे से समझना है। विकारी शब्द क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि ऐसे शब्द जिनके रूप जो है लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं वे शब्द जो विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कहा गया यहाँ पर कि वैसे शब्द मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या होता है कि अपना लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तन करते हैं। ठीक, तो परिवर्तन करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लड़का लिए तो लड़का ये शब्द है तो इसका हम क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लिंग बता सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक,
पुल्लिंग। अब पुल्लिंग है तो इसका लड़का का हम क्या कर सकते हैं, लड़के बना सकते हैं, तो लड़के इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, यानी इसका वचन में परिवर्तन कर दिए। ठीक, कारक का हम प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या किए कि परिवर्तन कर दिए, तो परिवर्तन कर दिए लिंग वचन और कारक के अनुसार, तो हमारा क्या होता है, वो विकारी शब्द कहलाता है। और विकारी शब्द के भेद को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, विकारी शब्द को भी 4 भाग में बांटते हैं। कौन कौन हो गया, तो एक संज्ञा, एक सर्वनाम, दूसरा विशेषण और एक हमारा हो गया क्रिया। यानी कि विकारी शब्द को 4 भेद में बांटते हैं, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे एग्जाम में मान लीजिए पूछ दिया जाए कि बताइए संज्ञा कौन सा शब्द है, संज्ञा कौन सा शब्द है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संज्ञा तो खुद एक टॉपिक है, संज्ञा जो है नाउन जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि संज्ञा खुद एक अलग सा टॉपिक है, तो संज्ञा शब्द कहाँ से है। कोई लोग जो कंफ्यूज हो जाएगा, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, याद रखना है। अगर पूछा जाए कि संज्ञा कौन सा शब्द है, सर्वनाम कौन सा शब्द है, विशेषण कौन सा शब्द है, क्रिया कौन सा शब्द है, तो सिंपल सा बताना है कि वो विकारी शब्द होगा। ठीक, ये सब क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे। इसी तरह अविकारी पे चलेंगे हम लोग। अविकारी क्या होगा, विकारी शब्द का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे अविकारी में कहा गया है कि ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो अपरिवर्तित रहते हैं, और ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब कि अविकारी में जो भी हम शब्दों को लेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, ना लिंग के आधार पे होगा, ना वचन के आधार पे होगा, ना कारक के आधार पे होगा, किसी आधार पे परिवर्तन नहीं होगा, तो वह हमारा अविकारी शब्द कहला जाएगा। अब इसके भेद की बात करेंगे, तो इसके भेद कौन कौन से हैं, तो एक क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और विषमयादि बोधक। ये चारों जो प्रकार हैं ये हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को विकारी और अविकारी समझ में आ गया। विकारी यानी कि जब कोई शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपने रूप को बदलेंगे, और जब कोई शब्द जो लिंग, कारक, वचन के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलेंगे तो वो अविकारी कहलाएंगे। विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक तो ये हमारा जो है शब्द के आधार पर जो है, जो हम लोग भेदों को पढ़ रहे थे, मतलब कि शब्द के 4 आधार बताए गए हैं या वर्गीकरण, जिसमें अर्थ के आधार पर, ठीक, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर हम लोग शब्दों का भेद को देख लिया। अब आगे जो आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है हमारा व्युत्पत्ति, या इसी को उत्पत्ति के आधार पर हम लोग जो है शब्द का भेद बोलते हैं। रचना या बनावट को ही व्युत्पत्ति बोलते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को जानना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4। ऐसे जो है लोग बताते हैं कि उत्पत्ति का जो मतलब के आधार पर शब्द का भेद है तो वो 5 प्रकार से होता है। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तो पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वर्ण संकर शब्द जो है वो जोड़ दिया जाता है। एक और हम लोग जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ते हैं, जो क्या होता है, वर्ण संकर होता है। तो इसको भी आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन आप लोग को मुख्य रूप से याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो है इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है इसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि इसको खंडन करना है। खंडन जो है कैसे करेंगे, तो पहले अगर तत्सम शब्द जो लिखा हुआ है तो इसको खंडित करेंगे, तो इसमें जो 2 शब्द मिलेगा, एक हमको मिलेगा तत् और दूसरा मिलेगा हमको सम मिलेगा। ठीक, तत्सम जो शब्द है इसमें हम खंडित करेंगे तो 2 हमको शब्द मिलेगा, एक हो गया तत् और दूसरा क्या हो गया, सम हो गया। तत् का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होता है उसके होता है। ठीक, और सम का मतलब होता है समान, यानी अगर हम दोनों का अर्थ अगर मिलाएंगे तो इसका एक मतलब कि शब्द, दोनों अलग अलग शब्द से अगर हम इन दोनों के अर्थ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा उसी के समान बनेगा। उसी के समान कहने का मतलब क्या हुआ, जो तत्सम शब्द है इसका जो अगर हम खंडन किए तो तत् और सम मिला, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, तो उसके समान मतलब किसके समान, तो संस्कृत के समान। यानी तत्सम शब्द में याद रखना है कि वैसे शब्द जो हूबहू जो है हिंदी में संस्कृत के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, यानी संस्कृत के शब्द जो है जो हिंदी में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक, यानी संस्कृत के वैसे शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे तो वो तत्सम शब्द होंगे। इसी तरह अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो तद्भव को भी हम क्या करेंगे, खंडित करेंगे। तद्भव को भी अगर हम खंडित करेंगे
तो इसमें भी हमको जो है दो शब्द मिलेगा। अगर हम तद्भव जो लिखे हैं, तद्भव को अगर हम खंडित किए तो तद और धन भव हमको मिला। तद्भव को अगर खंडित किए तो हमको जो है दो शब्द मिला, एक मिला तद, ठीक, एक मिला हमको तद मिला और दूसरा हमको क्या मिला, भव मिला। अगर इनका अर्थ हम लेंगे तो तद मतलब होता है उससे, तद मतलब क्या होता है, उससे होता है, और भव मतलब होता है उत्पन्न। भव मतलब क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न मतलब किससे, तो संस्कृत से। उससे उत्पन्न मतलब संस्कृत से उत्पन्न, यानी यहाँ पर क्या होगा कि जो तत्सम शब्द में हम लोग देखें कि हु बहु शब्द जो है संस्कृत का हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, यानी संस्कृत के जो परिवर्तित करके शब्द बनते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, तद्भव शब्द में प्रयोग करते हैं। यानी कि वैसा शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हुए हैं, तो वो हमारा क्या होता है, तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक, वो हमारा क्या होता है, तद्भव शब्द जो है वो कहलाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि वैसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हैं तो हमारा तद्भव होगा, और संस्कृत के हूबहू शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं तो वो हमारा जो है तत्सम शब्द कहलाता है। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया परिभाषा, लेकिन एग्जाम में परिभाषा नहीं आता है, शब्द पूछता है तत्सम तद्भव शब्द से। और अक्सर जो है लोग कंफ्यूजन होता है कि तत्सम तद्भव शब्द को हम लोग कैसे पहचाने, क्या करें। तो आइए आप लोग को तत्सम तद्भव शब्द पहचानने के बारे में बता रहे हैं। एक एक करके अच्छे से समझिएगा तत्सम तद्भव शब्द को कैसे पहचाने। तो उसका नियम को हम लोग को ध्यान रखना है। एक है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण यानी कि जो भी संयुक्त वर्ण है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्रवण वाला श्र, ये हम बताए थे आपको वर्ण चैप्टर में। तो ये चारों जो हमारे संयुक्त वर्ण है, ये आप लोग आंख बंद करके कभी भी किसी शब्द में दिखा रहे तो बताइएगा कि तत्सम शब्द है। आंख बंद करके अगर कोई पूछे कि बताइए बबुआ कि तत्सम और तद्भव कौन है, तो अगर छ, त्र, ज्ञ और श्रवण वाला श्र से शब्द दिखे तो आप लोग को आंख बंद करके बताना है कि वो तत्सम शब्द होगा। उसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि तत्सम कौन होगा, तद्भव कौन होगा। सिंपल सा याद रखना है कि अगर संयुक्त वर्ण से कोई शब्द दिया रहे और आपसे पूछे कि कौन तत्सम है कौन तद्भव है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि वो तत्सम शब्द होगा। जैसे क्षेत्र हो गया, त्रिशूल हो गया, ज्ञान हो गया, श्रम हो गया, श्रवण हो गया, ये जितने भी शब्द हैं जो छ, त्र, ज्ञ और श्रवण से, तो वो हमारे तत्सम शब्द होंगे। इसी तरह अगर दूसरा नियम की बात करेंगे तो दूसरा नियम पे आप लोग को ध्यान देना है कि दूसरा नियम कहता है कि जब किसी शब्द में क्या हो, छ हो, क्षत्रिय वाला छ दिखे, ठीक, और उसका अगर परिवर्तन हो जाए, मतलब परिवर्तन यानी कि वो ख और छाता वाला छ में परिवर्तित हो जाए, तो वो परिवर्तित होगा तो तद्भव बन जाएगा। लेकिन अगर किसी शब्द में क्षत्रिय वाला छ दिखेगा तो वो क्या होगा, तत्सम होगा। दूसरा नियम ये कह रहा है कि जब किसी शब्द में क्षत्रिय वाला छ दिखे तो तत्सम, लेकिन उसका परिवर्तन रूप बनाना है तो वो कहीं कहीं ख में परिवर्तित हो जाता है, कहीं कहीं छाता वाला छ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे क्षीर है तो क्षीर का क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। परीक्षा है तो परीक्षा का परख हो जाएगा। साक्षी है तो साक्षी का साखी हो जाएगा। यानी कि क्षत्रिय वाला छ को हम लोग क्या किए, ख और छाता वाला छ में परिवर्तित करके उसका तद्भव बनाए। इसी तरह और उदाहरण को देखेंगे तो और उदाहरण में जो है अक्षर को अक्षर हो गया, अच्छी का आंख हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, मच्छिका का मक्खी हो गया, अछोट का अखरोट हो गया, मच्छर का मक्खन हो गया। तो ये सब हमारे क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द है। क्षत्रिय वाले छ से जो भी शब्द दिखेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम। क्षत्रिय वाले छ से जो भी शब्द दिखेगा तो वो हमारा क्या होगा, तत्सम होगा। लेकिन ख और छाता वाला छ में परिवर्तित होगा तो वो तद्भव होगा। इसी तरह अगला नियम जो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला नियम जो क्या है, व और ब वाला है। अगर किसी शब्द में व दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम, और अगर किसी शब्द में ब दिखेगा तो वो क्या होगा, तद्भव होगा। ऐसे समझना है कि अगर किसी शब्द में व रहे तो तत्सम और ब दिखेगा तो वो तद्भव। जैसे वणिक, तो वणिक का क्या हो जाएगा, वनिया। वर्षा तो वर्षा क्या हो जाएगा, बरसात। वर यात्रा तो वर यात्रा का क्या हो जाएगा, बारात। यानी किसी शब्द में वर रहे तो तत्सम और ब रहे तो तद्भव। इसी तरह और भी एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। और उदाहरण में विवाह है तो विवाह का ब्याह हो गया, वक है तो वक का बगुला हो गया, वानर है तो वानर का बंदर हो गया, वत्स है तो वत्स का बच्चा हो गया, वधु है तो वधु का बहू हो गया। यानी समझना ऐसे है कि कभी किसी भी शब्द में व रहे और पूछे कि कौन तत्सम कौन तद्भव है तो इसको बताना है तत्सम, और ब रहेगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्लियर।
इसी तरह अगला नियम, चौथा नंबर नियम को देखेंगे। चौथा नंबर नियम को, इसमें कह रहा है हमारा ड़ को, जैसे हम ट ठ ड पढ़ते हैं तो ट वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है ट ठ ड ढ अण, तो अण को कह रहा है कि अगर किसी शब्द में अण दिखे तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे प्रमाण, ठीक, परिणाम, परिमाण, प्रण, ऋण, ये जितने भी शब्द है वो हमारे क्या होंगे, तत्सम होंगे। यानी ट ठ ड ढ वर्ग में, ट वर्ग में जो भी अण से शब्द बनेगा, जो ट वर्ग का अंतिम अक्षर पांचवा अक्षर ण है, इससे अगर जो शब्द बन रहा है तो वो हमारा क्या होगा, तत्सम होगा। इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला नियम जो है, पांचवा नंबर नियम कह रहा है ऋषि वाले ऋ से, ऋषि वाले ऋ से अगर कोई शब्द बनता हुआ दिखे या इसकी मात्रा से अगर कोई शब्द बनता हुआ दिखे तो वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे मातृ, पितृ, कृषि, कृष्ण, ये सब क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक, यानी ऋषि वाले ऋ की मात्रा हो या ऋषि वाला ऋ हो तो वो उससे बना हुआ शब्द हमारा तत्सम कहलाएगा। इसके बाद आगे और तत्सम शब्द के नियम को देखेंगे तो इसमें कह रहा है र को, र जो है, र, ये जो र हमारा अक्षर है, अगर इससे कोई शब्द बन रहा है तो तत्सम होगा। लेकिन र हम लोग दो तरीके से प्रयोग करते हैं, एक रेफ रूप में और एक पदेन रूप में। रेफ मतलब कि ऊपर जैसे आधा र हम लोग रेफ लगाते हैं, और पदेन मतलब जो नीचे किसी वर्ण में हम लोग प्रयोग करते हैं, पदेन यानी नीचे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे रेफ रूप में चर्म लिखा है, कर्म लिखा है, धर्म लिखा है, तो हम क्या किए, ऊपर रेफ लगाए हैं, तो रेफ वाला र क्या होगा, तत्सम ही होगा। और पदेन रूप वाला र भी क्या होगा, वो तत्सम होगा। जैसे प्रयोग हो गया, क्रम हो गया, प्राण हो गया, ये हमारा पदेन रूप क्या होगा, तत्सम होगा। और रेफ वाले रूप भी क्या होंगे, हमारे तत्सम शब्द होंगे। तो र का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी रेफ वाला रूप का र का प्रयोग होगा या पदेन वाले रूप का र का प्रयोग होगा, वो हमारा तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे तो अब हम तद्भव के नियम को थोड़ा सा समझेंगे कि तद्भव शब्द को हम लोग कैसे जानेंगे। तो चंद्रबिंदु रहे, चंद्रबिंदु मतलब कि ऊपर चांद रहे और ऊपर बिंदु लगा दिया जाए, और किसी भी शब्द में चंद्रबिंदु दिखे तो वहां पर हमको क्या बताना है कि वो तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे आंख हो गया, पांच हो गया, चांद हो गया, ये जितने भी मतलब कि अक्षर चंद्रबिंदु से दिखेंगे तो वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, तो वो सब याद रखना है, हमारे तद्भव शब्द होंगे। इसके बाद आगे संख्याओं के बारे में कह रहा है, संख्याओं, तो जितनी भी संख्याएं होंगी उसको भी याद रखना है कि वो तद्भव शब्द होगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक, ये सब जितने भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी, हमारे तद्भव शब्द कहलाएंगी। तो आप लोग को बात समझ में आ गया कि तत्सम और तद्भव जो है कैसे हम पहचानेंगे, क्या होता है। तो तत्सम यानी संस्कृत का हूबहू शब्द जो हिंदी में प्रयोग होगा, और तद्भव यानी कि उसका परिवर्तित रूप जो प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का तीसरा भेद है, वो है देशज शब्द है। तो देशज शब्द पे हम लोग ध्यान देंगे। तो देशज, जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है कि देश का, अपने देश का, तो इसमें याद रखना है कि अपने ही देश की बोलचाल की भाषा से जो शब्द आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे कबड्डी हो गया, खच्चर हो गया, कुत्ता हो गया, चमचम हो गया, बेसन हो गया, रेवड़ी हो गया, नानी हो गया, पपीता हो गया, नेपाल हो गया, बुआ, पेठा, ये जितने भी तरीके के शब्द हैं ये शब्द हमारे क्या है, देशज शब्द कहलाएंगे। देशज यानी याद रखना है कि अपने ही देश की बोलचाल की भाषा से आए शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद जो चौथा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, वो शब्द का चौथा क्या है, वो विदेशज शब्द है। तो विदेशज मतलब होता है कि विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज होंगे। देशज मतलब अपने देश का, और विदेशज मतलब कि दूसरे देशों के भाषाओं से जो शब्द आते हैं वो हमारा विदेशज शब्द होता है। जैसे अंग्रेजी शब्द जो अपने देश का नहीं है, लेकिन अंग्रेजी शब्द जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑपरेशन हो गया, गवर्नर हो गया, इंजीनियर हो गया, चॉकलेट हो गया, पार्सल हो गया, कब अक्टूबर हो गया, ये जितना भी शब्द ये सब क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। तो ये सब हमारे शब्द क्या हो जाएंगे, विदेशी शब्द होंगे। ऐसा ही बहुत सारे शब्द होते हैं अरबी के, फारसी के। जैसे अरबी शब्द में हो गया अदालत, अजीब, इमारत, इराक, अजनबी, गरीब। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो क्या होंगे, अरबी में होंगे। तो अरबी वाले शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, विदेशी शब्द होंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग और भी शब्द को, जिसमें हमारा फारसी है, फारसी भाषा का शब्द। तो इसमें ईमानदार हो गया, मेहमान हो गया, अंदाज हो गया, अंगूर हो गया, ठीक, अंदर हो गया, जानवर, जादू, ये जितने भी शब्द हैं ये सब फारसी हैं। तो फारसी भी हमारे क्या होगा, विदेशज
शब्द कहलाएंगे। तो विदेशज में याद रखना है कि विदेशी भाषा से जो शब्द आए वो विदेशज होंगे, और अपने ही देश की बोलचाल की भाषा में आए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो वर्ण संकर शब्द को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो आप लोगों को मैंने बताया कि उत्पत्ति का आधार पर शब्द के कितने हैं, तो 4 भेद हैं, लेकिन हम लोग एक और भेद को पढ़ते हैं, किसको, तो वर्ण संकर शब्द को पढ़ते हैं। वर्ण संकर शब्द मीन्स क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग भाषाएं होंगी, दो अलग अलग भाषाएं होंगी और उनको हम एक कर देते हैं और एक करके एक नया शब्द बनाते हैं, दो भाषाओं को जोड़कर, तो वही हमारा क्या होता है, वर्ण संकर शब्द कहलाता है। परिभाषा में दे रहा है कि दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर शब्द कहलाते हैं, मतलब दो अलग अलग भाषाएं होंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर अरबी और फारसी लिखा है, यानी अरबी और फारसी को मिलाकर के क्या किया गया, एक शब्द बनाया गया। जैसे आलम मस्त हो गया, किलेदार हो गया, खबरगीर हो गया, गमगीन हो गया, गलतफहमी हो गया, ये जितने भी शब्द है क्या है, अरबी और फारसी भाषाओं को मिला करके क्या किया गया, एक शब्द को बनाया गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ण संकर शब्द हो जाएगा। इसी तरह जो है हिंदी और अरबी भाषा को मिलाएंगे तो एक शब्द बनता है, या एक शब्द बनाएंगे, जिसमें इमामबाड़ा हो गया, गुलामी हो गया, कानूनिया हो गया, शराबी हो गया, ये जितने भी शब्द है वो हमारा हिंदी और अरबी भाषा के मेल से बना है। हिंदी और फारसी के मेल से जो है जो शब्द बना वो कमीनापन, नोकझोंक हो गया, धोखेबाज हो गया, ये जितने भी शब्द है वो हिंदी और फारसी से बने हुए शब्द हैं। हिंदी और अंग्रेजी की बात करेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी के मिलाकर के जो शब्द बने, तो जेल यात्रा हो गया, टिकट घर हो गया, टिकट घर, ठीक ना, टिकट घर हो गया। उसी तरह पॉकेट मार हो गया, रेलगाड़ी हो गया। तो ये सब जितने भी शब्द है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा को मिला करके शब्द बने हुए हैं। तो याद रखना है वर्ण संकर शब्द में कि दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनेगा उसी को हम लोग वर्ण संकर शब्द कहेंगे, ठीक। तो दो अलग अलग भाषाएं होंगी। तो ये हमारा जो है हिंदी व्याकरण में शब्द विचार का टॉपिक था, जिसको मैंने अपने अनुसार जो है बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसको आप लोग जो है ज़रूर एक दो बार देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये एक बार में टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। इसको एक दो बार पढ़िएगा, इसका नोट्स बनाइएगा आप लोग, तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। और अगर इसका आप लोग को PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SS लोकर्स अकेडमी से जा कर के जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री में किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिल जाएगा। और इस सेशन को जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद।